कैमरा एक्शन। दोस्तों नमस्कार। लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरी तुझे, इतना भी चाहो ना मुझे। आज के बॉम्बे टॉकीज में आइए सुनते हैं फिल्म अभिनेता गजराज राव से राजश्री त्रिवेदी की ये फिल्मी गपशप। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। आइए सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग। सारे कहंदे ऊ ला 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 ऊ ला 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 ऊ ला 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 ऊ। नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार आए हैं जिनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी हैं, जैसे बधाई हो, बैंडिट क्वीन, ब्लैक फ्राइडे, तलवार, सत्य प्रेम की कथा और भी बहुत सारी फिल्में। बिल्कुल अद्भुत कलाकार हैं। अपने अभिनय से हम सबका दिल जीत चुके हैं। आज विविध भारती के स्टूडियो में, जैसा हमने आपसे कहा कि अद्भुत कलाकार आमंत्रित हैं। जी हुजूर, मैं बात कर रही हूँ गजराज राव की। आप श्रोताओं के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे बता गई कि आपने इनकी फिल्में देखी हैं और आज उनसे बातचीत सुनने के लिए उत्सुक भी हैं। गजराज जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। राजश्री जी, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और मैं क्या बताऊँ आपको कि ये विविध भारती, आकाशवाणी, हमारे बचपन की, लड़कपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत खूबसूरत बातें की आपने, बहुत दिल से हम बातें कर रहे हैं गजराज जी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे उम्मीद है, नहीं विश्वास है कि हमारे श्रोता भी इसे दिल से ही ऐसे सुनेंगे। आपकी बातें बिल्कुल जिसे कहते हैं दिल से कर रहे हैं। जी, तो राजश्री, उसमें ये हुआ कि मेरे शादी करने के बाद से मेरे ग्रुप में परंपरा हुई फिर वो जो मुझे अरेंज्ड मैरिज को लेकर एक, क्योंकि मेरा मानना है कि अरेंज्ड हो या लव मैरिज हो, किसी चीज की कोई गारंटी है नहीं। कोई ये बोले कि नहीं लव मैरिज ही होनी चाहिए, या कोई बोले कि अरेंज्ड मैरिज ही होनी चाहिए। दोनों का फलसफा अलग है और वो इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कौन कितना एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं। बिल्कुल। जिन रिश्तों में एक दूसरे को लेकर फ्रीडम होगी, वो चाहे अरेंज्ड हो या लव मैरिज हो, चल जाएंगे लंबे समय। आपने फलसफा की बात की, जीवन को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है, इतना सब कुछ आपने जीवन में अनुभव किया, तो अब तक की जो आपकी कमाई है, चाहे वो रिश्तों की हो, आपके अपने काम से हो, आपके दोस्तों से हो, रिश्तेदारों से हो, उस संघर्ष से हो। बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि पहेली है, क्विज है। जीवन जो बहुत बड़ी पहेली है, और हम कुछ रोज ऐसे होते हैं, कुछ हफ्ते, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम पहेली का जवाब ढूंढ पाते हैं, और कई बार हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। तो मायूस नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बोला कि मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ज्यादा सफलता मिल जाए, बहुत ज्यादा तारीफ मिल जाए, या बहुत नुकसान भी हो जाए, या कोई जैसे किसी प्रोजेक्ट में आपकी बड़ी उम्मीदें होती, जैसे मैदान की बहुत उम्मीदें थी, और क्योंकि बड़ा निजी स्वार्थ हमेशा होता है, जब आप प्रोजेक्ट में होते हैं तो आपके निजी स्वार्थ पहले आता है, फिर उसके बाद आप लार्जर पिक्चर में जाते हैं कि मेरा रोल कैसा लगेगा, मैंने ठीक किया कि नहीं किया। मैं बड़ा आशावान था कि ये काम तो लोगों से मुझे बड़ी सराहना मिलेगी। वो फिल्म बहुत अच्छी थी, वो चली नहीं जा सकता, वही लेकिन क्योंकि मेरा जो निजी एक मन था कि लोगों को मैं अपना एक अलग पक्ष दिखाऊं, और जिन लोगों ने देखा है, जो लोग अभी भी ओटीटी की वजह से देख पाते हैं, कल रात तक भी मैंने मैसेजेस कुछ देखे हैं, तो वो तो जी भर के प्रशंसा करते हैं, जी भर के बातें करते हैं। और उसमें भी कमाल का कि जैसे मैं अपने मुंबई में मैं जहाँ रहता हूँ, उस कॉम्प्लेक्स में 5-6 बिल्डिंगें हैं, तो बड़े जो लोग हैं, उम्र वाले लोग हैं, 20-25 साल से ऊपर वाले, वो तो आंखों में सराहना दे देते हैं। कई बार कुछ लोग बात भी कर लेते हैं। लेकिन मैदान के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जो 8-10 साल के लड़के लड़कियां वो आ रहे हैं, छोटे बच्चे। मुझे नहीं इस बात का एहसास था कि ऐसा होगा, कि वो फुटबॉल की वजह से उनका एक अलग से स्नेह, और अंकल वेरी गुड, आपकी पिक्चर देखी। तो मुझे लगता है कि ये अगेन कि मायूसी हुई कि फिल्म को दर्शकों ने थिएटर में आकर नहीं देखा, लेकिन अब ओटीटी पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि लोग देख रहे हैं, और अगेन दुनिया भर में देख रहे हैं। वो चाहे न्यूजीलैंड में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे अफ्रीका के किसी देश में हो, है ना, एशिया में हो, तो वो देखी जा रही है। तो मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा
आसमान में उड़ना नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। और एक बहुत खूबसूरत सा संदेश आपने हमारे सुनने वालों को दिया है। जान ले लो आज हमारे फिर दिखेंगे कल से, बोल दो जमाने से कि डर भी डरता हमसे। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। आजा आजमा ले तू, किसमें कितना है जोर। टीम इंडिया है हम, 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 टीम इंडिया है हम। झुकने से पहले सोच सीने पे, सोच सीने पे तिरंगा है। हिम्मत है हार पर, हौसला पहाड़ है। आसमां फाड़ ले तू, शेर की दहाड़ है। टीम इंडिया है हम, 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 टीम इंडिया है हम। जान ले लो आज हमारे फिर दिखेंगे कल से, बोल दो जमाने से कि डर भी डरता हमसे। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। हर कदम हम आगे बढ़ते, गिरते पड़ते फिर भी लड़ते। आजा आजमा ले तू, किसमें कितना है जोर। टीम इंडिया है हम, 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 टीम इंडिया है हम। मैदान में नेगेटिव रोल था आपका, और वैसा ही जो बुधिया एक फिल्म आई थी, मनोज वाजपेयी भी थे, जी। उसमें भी आपका नेगेटिव रोल था। जी अगर मैं बहुत ही पर्सनल कमेंट करूं तो आपका फेस बहुत ही सॉफ्ट है, जी और जैसा बधाई हो में भी वो सॉफ्टनेस नजर आती थी। जी। और ये जो दोनों थी वो बिल्कुल जी। नेगेटिव, कनिंग मैन। जी। तो ये जो आप चरित्र अलग अलग किस्म का करते हैं, आपको किस तरह का चरित्र निभाने में आप ज्यादा आई मी माई सेल्फ रहते हैं, या फिर ये जो चरित्र आप करते हैं वो आपको कुछ दिनों तक परेशान करते हैं या आपके साथ रहते हैं? ये दो तरह की चीजें हैं, आप मुझे बताएं। देखिए, फाइनली तो हम अगेन एक्टिंग ही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, फाइनली आप एक्टिंग कर रहे हैं। आप लाइनें याद करते हैं, अपने डायलॉग्स याद करते हैं, सेट पे जाते हैं को एक्टर्स के साथ। और मुझे लगता है कि दोनों किस्म के जो किरदार हैं, चाहे वो मजाहिया रोल हो, थोड़ा लाइट हार्टेड हो, सत्य प्रेम वाला जैसे, या मजामा जैसे, या बधाई हो जैसा, उसमें अगेन मैं एक बात श्रोताओं को पहुंचाना चाहूंगा कि इतना सरल नहीं होता है, कि ऐसा नहीं होता है कि वो लाइट हार्टेड है, फनी है तो अपने आप में फनी हो जाएगा। पहली चीज तो वो लिखा हुआ बहुत अच्छा होना चाहिए। वो फनी पेपर पर होता है, पेपर पर अगर वो ह्यूमरस नहीं है तो सबसे बड़ा उसका जो जन्मदाता है, जो लेखक है, जैसे बधाइयों में अक्षत गिल्डियाल हैं, शांतनु श्रीवास्तव हैं जो स्क्रीन प्ले राइटर, ये उनका श्रेय है कि उन्होंने पेपर पे उसको मजाहिया बना दिया। फिर उसके बाद सेकंड है जो निर्देशक हैं, वो किस विजन में उसको लेकर जा रहे हैं, कि अमित शर्मा ने किस तरह से उसको, उनकी जो जिंदगी थी लाजपत नगर की, जंगपुरा की, उनके जो जैसे अम्मा के कपड़े थे वो कैसे उनकी दादी के कपड़ों से मैच करते थे, उनके आसपास के दोस्तों की कहानियां, वो बड़ा फैमिली लाइफ से जुड़ा हुआ आदमी है, रियलिस्टिक। तो ये अप्रोच कि कैसे होगा
ये अश्लील कहीं से नहीं होने दिया। सोचिए ना कि कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है बधाइयों का, कि एक प्रौढ़ दंपति को बच्चा हो रहा है। मतलब बच्चा कैसे होता है? बच्चा तो मतलब उसके अंदर आप नजदीकियां होती हैं इंसानी, उसके बाद ही होगा ना। तो उसके बारे में इमेजिनेशन में कुछ हो सकता है, लोग उसको फूहड़ बोल सकते हैं, उसके अंदर वो बचपना आ सकता है कि वो जब वो कविता सुना रहा है तड़ित प्रकाश वाली, बिल्कुल है ना, तो वो कैसे उनके जो ये जितेंद्र कौशिक है वो बबली के सर रख के लेटा हुआ है, उसको कहीं अश्लील नहीं होने दिया। तो उसमें श्रेय कलाकारों से ज्यादा निर्देशक के विजन का है कि वो जो बोलती है कि चिटकनी ना लगेगी आपसे, हाँ। या जब वो मेहमान आने वाला है, वो जो पहला सीन अगर आपको याद हो, श्रोताओं को याद हो, कि वो गूलर बोलता है कि मैं अपना कमरा ना दूंगा, और वो आयुष्मान बोलता है मेहमान, तो वो डॉक्टर ने गई, मेहमान आने वाला, और वो जो इस तरह से कैमरा नीना जी पे जाता है, वापस आयुष्मान पर आता है, वापस पीछे आता है, वो चीप थ्रिल के लिए वो सीन नहीं बनाया गया था, उसको अश्लील नहीं होने दिया गया था। बिल्कुल। तो वो निर्देशक का विजन है कि उसको जो एक ह्यूमर के उसमें लिखा गया है, एक पारिवारिक जनता उसको देखकर आनंद ले सके। क्योंकि भाई अगर उसको बोला जाए कि भाई पति पत्नी है, उनके अंदर संसर्ग हुआ होगा तभी तो बच्चा होगा। बिल्कुल। भले ही उसको आप दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आप इमेजिनेशन में तो आप है ना, लेकिन वो पूरा परिवार साथ देख रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि कॉन्वर्सेशन हो रही है घरों में। जब बधाई वो आई, हजारों परिवार, झुंड के झुंड, जॉइंट फैमिलीज गए हैं देखने के लिए। बिल्कुल। और कहीं से भी किसी को खंखारना नहीं पड़ा कि जब हमारे बचपन में होता था कि कुछ इस तरह का सीन आ जाए तो बड़े बुजुर्ग पानी मंगा लेते थे, पानी लेकर आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि निर्देशक का फिर उसके बाद होता है कि आपके को एक्टर्स कितना आपके साथ उनकी वेवलेंथ मिल रही है, कि आपकी जो टाइमिंग है, कि मुझे लगता है कि मैं बड़ा लकी हूं, हम सब लोग लकी हैं बधाइयों में जो थे, कि नीना जी, मैं, आयुष्मान, सानिया, सुरेखा सीकरी जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और नहीं रही वो, गूलर, या तमाम छोटे पात्र करने वाले लोग, जो ट्यूनिंग थी, वो जो हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे डायलॉग्स का, है ना, कि चिड़िया गिरने नहीं देनी है। क्या है कि मतलब ह्यूमर टाइमिंग वही है ना, कि आपने बैडमिंटन में चिड़िया फेंकी, सामने वाला वो चिड़िया को हौले से ऊपर ले ले वापस। अगर चिड़िया गिरी तो गेम रुक जाएगा ना। बिल्कुल। तो एक्टिंग में भी वही है, और ये सिर्फ ह्यूमर पे नहीं लागू होता है। जब आप मैदान का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मैदान में मेरी भूमिका अच्छी हो पाई क्योंकि वो पेपर पर अच्छी थी, लिखा हुआ अच्छा था। निर्देशक अमित शर्मा, उनका विजन कि उसको किस तरह से उन्होंने रियलिस्टिकली उसको दिखाया। और अगेन ज्यादातर जो सीन है वो रुद्रनील के साथ है मेरे, और अजय देवगन साहब के साथ है। तो अजय देवगन के साथ वो वेवलेंथ मिल रही थी। जब हम लोग एक दूसरे को डायलॉग्स दे रहे थे तो दोनों का प्रयास था कि चिड़िया नीचे गिरनी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक कोलैबोरेशन है तमाम लोगों का, राइटर, डायरेक्टर, को एक्टर्स का। तो वो मुझे दोनों ही तरह के ह्यूमर भी और या विकेट कैरेक्टर है, वो सब करने में मुझे आनंद आता है, और वो लोगों तक पहुंचता है, अच्छा लगता है। तो उसके पीछे सिर्फ ये नहीं कि मेरी करामात है, वो पूरी एक जो पीछे जैसे होता है ना, वो जो कार रेसिंग में होता है कि वो जो ड्राइवर है उसको पुरस्कार मिलता है, लेकिन वो सारे जो पहिए बदल रहे होते हैं, उसका मीटर चेक कर रहे होते हैं, उसके अंदर 2 दर्जन लोग ये टीम होती है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। अब आपकी पसंद का एक और गाना हम सुनते हैं। तो वो गाना है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। अनाड़ी, राज कपूर साहब, मुकेश जी, सुनते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है,
फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आपने अभिनेताओं के नाम तो बताए, ओम पुरी हुए, नसीरुद्दीन शाह हुए, ऐसे कुछ नाम आपने लिए। अगर मैं अभिनेत्रियों की बात पूछूं कि आपको किन की एक्टिंग या मतलब आपको लगता है? अनगिनत है, अनगिनत है, अनगिनत है। नरगिस, वहीदा रहमान, शबाना आजमी। मतलब शबाना आजमी क्या करामात करती हैं जब वो नीरजा, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। मतलब इतना उनका बारीक काम होता है, इतना बारीक काम होता है कि सीखने वाली बात है कि आप कम करके, कम अपने पुर्जों का इस्तेमाल करके, कम हथियारों का इस्तेमाल करके कैसे आप लड़ाई जीत सकते हैं। ये शबाना आजमी जो करती हैं। रॉकी और रानी उनकी आई थी अभी जी इसमें। जी, तो वो अगेन कमर्शियल सिनेमा है, उसके अंदर भी किस तरह। स्मिता पाटिल, मैं अभी मंथन दोबारा से देख रहा था, कई बार देख चुका हूँ। कमर्शियल सिनेमा की बात हम कर रहे हैं। एक समय था जब पैरेलल सिनेमा बहुत बनते थे, अब उस तरह की फिल्में वो अगेन मुझे लगता है कि ओटीटी के आने के बाद से तो जो पैरेलल सिनेमा का जो एक वैक्यूम आया था, बिल्कुल वो वैक्यूम ये ओटीटी ने उसको थोड़ा सा जगह दी है अभी। तो जिस तरह से कला एक फिल्म आई, बेहतरीन, तो वो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं था कि उसको थिएट्रिकल जी बिल्कुल उसमें आप लेकर आते हैं। त्रिभंग एक आई थी काजोल की, जिसमें रेणुका शहाने की फिल्म थी। ओके, हम वो नहीं देख पाया हूँ। रेणुका जी ने डायरेक्ट की है वो। हाँ, जबरदस्त फिल्म त्रिभंग, 3 जनरेशन की कहानी है। मैं जरूर देखूंगा वो। हाँ, तो चलिए, ये तो आपने कहा कि अब ये ओटीटी पे। हाँ, तो उसकी वजह से जैसे अभी के भी जो जनरेशन में कलाकार हैं, दीपिका पादुकोण जिस तरह से काम करती हैं, आलिया भट्ट, तिलोत्तमा का आप काम देखिए। मैंने वो बात हमारी अधूरी रह गई, इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, तो अगेन इम्प्रोवाइजेशन, उसका श्रेय जाता है रंगमंच को, जहाँ पे मुझे उसने रंगमंच के दिनों ने मुझे वो स्पेस दिया। और एक बड़े नामचीन राइटर डायरेक्टर हैं रंजीत कपूर साहब जी, अनु कपूर, ये सब भाई हैं ना? जी, मुझे उनसे जी बातचीत का मौका मिला था ऐसे ही। अनु जी के बड़े भाई सीमा कपूर, इनके फादर साहब का थिएटर ग्रुप था जो घुमंतू थिएटर एक जमाने में वो लोग करते थे। तो रंजीत भाई के साथ मुझे कुछ साल काम करने का मौका मिला, और उनका जो कॉमेडी का, फार्स का जो उनका जो समझ है कि एक चीज जो सीखी कि वो पॉज में ह्यूमर ढूंढते हैं, तो वो रंजीत भाई से मुझे थोड़ा बहुत मैं ले पाया कि खाली डायलॉग बोलना ह्यूमर नहीं है, या 3 पेज की लाइन बोलना ह्यूमर नहीं है, उससे आप कॉमेडी नहीं करते हैं। अब 2 लाइन बोलने के बाद जब
किस जगह पर पॉज लेंगे, वो ह्यूमर है। कुछ जबरदस्त किस्से हैं, मैं चाहती हूँ कि वो किस्से आप सुनाएं। मैंने एक थिएटर का सुना था आपका, जो बिजली चली जाती है या मूंछ गिर रहा था। जी। तो ये नेटो हम लोग जब नाटक कर रहे थे, अगेन इम्प्रोवाइजेशन का मतलब भी वही है राजश्री, बहुत जरूरी है कि दुधारी तलवार है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि आप फन्ने खा हैं, और जैसे नहीं होते क्लास में किसी बच्चे को सवाल ज्यादा आते हैं और वो हर बात पे खड़ा करे, वो हाथ खड़ा कर दे अपने पटक से, और बाकी क्योंकि वो पढ़कर आया या वो उसकी बुद्धि ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बाकी छात्र जो हैं, बाकी स्टूडेंट्स वो कमजोर दिखे वहां पर, कि हर चीज का सवाल के जवाब उसके पास है। ऐसा एक्टिंग करते वक्त भी ये ख्याल रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर कोई इम्प्रोवाइजेशन पसंद करता हो। जैसे जोहरा सहगल, उनके साथ मैंने एक बार काम किया था बहुत पहले। तो जोहरा सहगल जी को श्रोताओं ने, बड़ी कद्दावर एक्ट्रेस रही वो, ब्रिटिश सिनेमा में उन्होंने काम किया 1940s 50s में, उदय शंकर जी के बैलेट ट्रूप में वो थी, वो और उनकी सिस्टर, सिनेमा में उन्होंने कोरियोग्राफी की। तो जोहरा जी के साथ ये सादिया दहलवी दिल्ली में वो एक सीरीज डायरेक्ट कर रही थी, उसमें मेरा एक छोटा सा पार्ट था। तो उस वक्त जोहरा जी की एज होगी 70 प्लस थी वो उस दौरान, शायद हम लोग सनावर में शूट कर रहे थे हम लोग, और थिएटर में जुड़ा हुआ था, थिएटर कर रहा था। तो मैंने सेट पे लाइन याद करके पहुंचा और मैंने इम्प्रोवाइजेशन शुरू कर दिया, और ऐसा 2-3 बार हुआ कि वो टेक कट कर देती थी, बोलती थी बच्चे ये तुम बोलोगे क्या? मैं बोलता था जी, मैं बोलूं, मैं जी आपा मैं बोलूं? बोले हाँ ठीक है बच्चे, ये बोलोगे ना आप? जैसे मान लीजिए कि मैंने एंट्री करते, अरे भाई कहाँ है खाना, उसकी जगह मैंने बोल दिया अरे रसगुल्ले तो दिख ही नहीं रहे, खाना कहाँ है? तो मैं ये करता था, हामी भरता था, और उसके बाद दूसरी बार दोबारा कुछ और इम्प्रोवाइज कर देता था, क्योंकि मुझे उसकी आदत थी। मैं नया नया एकदम खिलंदड़ अपने आप को मुझे लगता था, और लोगों की थिएटर ग्रुप में मैं बड़ी तारीफें बटोरता था, तो मुझे लगता था कि ये एक तरीका है एक डायरेक्टर का अप्रिसिएशन लेने का, को एक्टर का अप्रिसिएशन लेने का, ये बड़ा लड़कपन वाले बातें थी। तो फिर 3 बार कट हो गया, तो उन्होंने मुझे रोका, बोले बच्चे एक बार बैठ जाओ, इधर आ जाओ। तो मैंने कहा जी मुझे समझ में नहीं है कि मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, मुझे लगा वो लाइन भूल रही है। तो मैंने कहा मैं लाइन भूल रहा हूँ क्या? मैं उस तरीके से सोच रहा हूँ कि इनकी उम्र हो गई है तो शायद। तो बोले बच्चे आप जो बोल रहे हो ना वो आप उसको स्टिक करो, क्योंकि मैंने लाइंस उसी तरह से याद की है। तो अभी अगर आप बोलोगे, यहाँ बोलोगे, तो ये लाइन आप बोलना फिर, क्योंकि मेरे लिए बड़ी गड़बड़ हो जाती है, और फिर सब लोग सोचेंगे कि ये बुढ़िया हो गई है, इसको लाइनें याद नहीं रहती हैं। मैंने कहा सॉरी आपा, सॉरी। फिर उसके बाद मुझे सादिया आपा एक तरफ ले गई, बोले कि गजराज रियली सॉरी, आई नो कि आपको इम्प्रोवाइजेशन पसंद है, बट जोहरा आपा क्या करती हैं, वो कल रात को उन्होंने लाइंस याद कर ली थी सारी की सारी, वो सेट पे लाइंस याद नहीं करती हैं। तो इस वजह से अगर आपको अब कल इम्प्रोवाइजेशन करनी है तो आज उनके साथ बैठ जाना। क्यू वर्ड्स ही क्यों चाहिए एग्जैक्ट उनको क्यों चाहिए। तो मेरे लिए पहली बार था ऐसा, और वो मैं हमेशा याद रखता हूँ कि अगर मेरे साथ का जो खिलाड़ी है उसको कितना उस चीज को लेकर एक्सेप्टेंस है, मुझे जलवा नहीं दिखाना है। मुझे ईश्वर ने अगर ये गुण दिया है, कहीं पर एक थोड़ी सी हरकत दी है कि मैं उसको उसमें मजे ले पाऊं, उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने को एक्टर को कमतर दिखाऊं, छोटा दिखाऊं कि इसको नहीं आता। तो वो मैं जिंदगी में वो लेसन हमेशा याद रखता हूं कि मैं इम्प्रोवाइजेशन करता हूं कि जहां पर मुझे लगता है कि मुझे सामने वाला मुझसे अव्वल कर पाएगा, मुझे कॉर्नर कर देगा, मुझे थोड़ा सा, जैसे आयुष्मान खुराना है वो बहुत बढ़िया इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, या नीना जी 30 मार खाएं, आप करो उनके साथ, वो बता देंगे आपको 2 मिनट में आपको कहाँ वो एकदम ठिकाने लगा देती हैं वो। या मनोऋषि चड्डा जो शुभ मंगल ज्यादा सावधान में मेरे भाई का रोल किया था उन्होंने, वो गजब का तीरंदाज आदमी है वो मनोऋषि चड्डा। आपके अगर अंदर हिम्मत है तो आप करो इम्प्रोवाइजेशन उनके साथ। विजय मौर्य थिएटर और सिनेमा में एक्टिंग करते हैं, वो डायरेक्ट भी करते हैं अब, तो वो उनकी इम्प्रोवाइजेशन मतलब बाप रे बाप बवाल, आपको मतलब बहुत होशियार और खबरदार रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन ऐसी चीज है कि इसका आपको घमंड नहीं होना चाहिए, और आप ऐसे माहौल में करिए, ऐसे लोगों के बीच में करिए जो आपसे अव्वल कर सकें, आपसे थोड़ा सा जिनकी पहुंच ज्यादा अच्छी है, अदरवाइज मत करिए खामखा में, क्योंकि बड़ा ये अटपटा होगा। जैसे मैं एक्शन मैं नहीं कर सकता हूं, या मुझे डांस नहीं आता है, और कोई को एक्टर मेरे इस कमी को अंडरलाइन करे बार बार, तो मुझे इसकी तकलीफ होगी।
लेकिन आपके बहुत सारे निर्देशक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने आपको बिल्कुल छोड़ दिया और आप जो है वो सीन कर रहे हैं और फिर जाकर उन्होंने उसको कट किया, मतलब बस कंप्लीटली ब्लैक फ्राइडे में ऐसा हुआ है। ब्लैक फ्राइडे में ये जो दाऊद फंसी का कैरेक्टर है वो उसको बुलाया जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलने के लिए। तो अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलने पहली बार जा रहा है। वो मामूली सा एक वो बोट से सामान उतरवाता है तस्करी का और उसको कि डॉन से मिलने वाला है, तो वहां पर जाके वो खौफ में आ जाता है और प्रिपरेशन करने लगता है वो कि कैसे मिलेगा। और उसके दिमाग में चल रहा है कि वो डॉन पूछेगा उसको कि चाय पियोगे, और वो बोलेगा कि नहीं चाय वाय नहीं, बस आपसे मिलना था भाई, आपसे मिलना था भाई। तो ये मैंने इम्प्रोवाइज किया और इस इम्प्रोवाइजेशन को अगेन अनुराग कश्यप जो हमारे निर्देशक थे उन्होंने होने दिया। वो बड़े काबिल, वो छूट देते हैं। अनुराग कश्यप जो है वो आपको मंकी बिजनेस करने देते हैं कि आप करिए। तो वो सीन बहुत मामूली 10 सेकंड का सीन था, वो 2-2.5 मिनट 3 मिनट तक चल रहा है और वो उसके अंदर वो एक सफाई करने वाली औरत आती है, मैं उसको इंटरेक्ट कर लेता हूँ कि सलाम बड़ी भी। और मुझे कुछ देर बाद दबाई हुई हंसी की आवाजें आना शुरू हो गई कैमरा के पीछे से, जहां पे पूरा डायरेक्शन टीम अनुराग ये हंस रहे हैं, बहुत बेसाख था। और मेरा इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है और उन्होंने कट जब तक नहीं बोला वो चलता रहा और उसके बाद वो अनुराग ने गले से लगाया बहुत जोर से। तो अगेन ये अब थिएटर का जो मैं बता रहा था आपको, तो एक बार हम ये श्रीराम सेंटर दिल्ली में नाटक कर रहे थे, नेटुआ, वही मनोज बाजपेयी जिसमें प्रमुख भूमिका में है, और बिजली चली गई। दिल्ली में जैसे बिजली जाया करती थी वैसे बिजली गई, गर्मियों के दिन थे और ये बेसमेंट का एक थिएटर था जहाँ पे 200-250 लोग बैठते हैं और बड़ा कॉम्पैक्ट सी जगह थी। और ये मंडी हाउस में बंगाली मार्केट से 1 किलोमीटर के अंदर है ये। तो अब रुक गया, उसमें डांस चल रहा था, मनोज का एक गांव में फंक्शन है और उसमें डांस चल रहा है और बिजली चली गई। तो अब वो दिमाग इतना खुराफाती होता था क्योंकि सभी खुराफाती थे आसपास। तो फिर क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो कैप्टन है, आपका जो कोलंबस है, आपका जो डायरेक्टर है, वो इस चीज को अप्रिशिएट करेगा। एनके शर्मा आपको शाबाशी देगा अगर आपने ये कर दी। ये बात मालूम थी क्योंकि कई 1-2 साल हो चुके थे आपको काम करते हुए। तो वहां पे फटक से मैंने बोला, अरे गांव देहात में तो बिजली जाता ही रहता है, ये नाच काहे रोक दिया हो, चाहे टॉर्च लाओ, मोमबत्ती लाइए जल्दी से। तो पीछे मोमबत्ती थी, पीछे लाइट रूम में मोमबत्ती नजर आया, ए गिरधारी काका। तो गिरधारी जी लाइट जला रहे थे वो, ए गिरधारी जी लाइट लाओ, मोमबत्ती लाइए पकड़ी तो और फिर मालूम चला कि 4 लोग दौड़ गए बंगाली मार्केट अपने आप में। मतलब एक 30 सेकंड का टाइम लगा। तो बाकी 2 मेरे जो कलाकार करना है क्या नाच, हाँ चल बजाए तबला। तो 2 मोमबत्ती और टॉर्च में वो गाना शुरू हो गया। अनुभव सिन्हा जो बड़े निर्देशक हैं अभी, वो सामने की रो में बैठे थे उस दौरान। उस रात 10 मिनट में मोमबत्तियां आ गई। आगे की रो ने जो 30 लोग बैठे थे उन्होंने वो मोमबत्तियां पकड़ ली और हमारा आधा घंटा तकरीबन नाटक उस मोमबत्ती की रोशनी में चला। और फिर लाइट आ गई तो मोमबत्ती का वेस्ट कर रहे हैं, चलिए हटाइए। अगेन वो इसीलिए हो पाया क्योंकि मुझे मालूम था कि जो सह कलाकार हैं उस रिदम को पकड़ लेंगे फटाक से। और दूसरी चीज, क्योंकि हम लोग शायद किसी ऐसी जगह पर नाटक कर रहे होते कि जहां पर पहली बार नई ऑडियंस, क्योंकि हमेशा थिएटर में नई ऑडियंस आती है, आधी ऑडियंस नहीं आती है। जहां पे अगर आप दूसरी जगहों से करते हैं, जहां मंडी हाउस से बाहर करेंगे आप, तो वहां पे शायद मुश्किल होता, ऑडियंस शायद उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, ऑडियंस शायद उठ के जाने लगती। लेकिन क्योंकि थिएटर लिटरेट ऑडियंस थी, उनको भी समझ में आया कि इम्प्रोवाइजेशन हो गया, अरे चलो, वो लोग भी आवाज निकाल रहे हैं, हाँ बढ़िया डांस चल रहा है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, करते रहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। या जैसे उसी नाटक का एक और शो था, श्रीराम सेंटर के मेन ऑडिटोरियम में हो रहा था और मेरे सह कलाकार थे विजय, वो नकली मूंछ लगाई हुई थी उन्होंने। उनका नाम था विद्या बाबू, हाँ विद्या बाबू, मेरा नाम था गौरी शंकर बाबू, उनका नाम विद्या बाबू। और हम लोग लोटा लेके गांव के बाहर गए, वो जो हाजत रफा करने के लिए सुबह सुबह, और वहां पे अंदर एंट्री करते उनकी मूंछ जो थी वो आधी मूंछ निकल गई। वो निकली तो वो जब डायलॉग बोल रहे हैं ना, एक तो मूंछ निकल जाना और एक डायलॉग बोलते हुए वो मूंछ हवा में उड़ भी रही है आधी मूंछ। और आगे की रो में मेरे ख्याल से रघुवीर यादव साहब बैठे हुए थे, 2-3 और परिचित लोग थे। और सब ऑडियंस जब आपके फेवर में होती है ना, और आपको ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी, मतलब ये गलत हो गया, मतलब ये ग्लिच आ गया। तो कुछ देर तक तो मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा मुझे हंसी भी आ रही थी और हम लोग इतना एंजॉय करते थे उस नाटक को कि मैंने कहा यार हंसी ज्यादा शुरू हो गई तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। और वो विजय है, वो कर रहे हैं, मतलब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस वक्त। तो मैंने एक पटक से मूंछ खींची कि विद्या बाबू आपका मूंछ नहीं आता है तो अब शो ऑफ करने के लिए मूंछ काहे लगाते हैं आप, ये इस उम्र में आपका शादी होगा मूंछ लगाने से।
और वो वहां पे जो ठहाका आया जोर से, तो पता तो ठीक है नहीं लगाएंगे, अब ये हम लगाए थे, ये वो जो गोंद खत्म हो गया इसका, आटा से लगाए थे हम। तो इस तरह का इम्प्रोवाइजेशन हुआ और वो पूरा सीन जो, फिर उसका जो सीन का इंपॉर्टेंस था उस पे हम आ गए। वो 30 सेकंड के मजाक के बाद हम, वो मजाहिया ही सीन था वो, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि नेटुआ जो ये लड़का जो है वो मान नहीं रहा आजकल, उसको सही करना है, सीधा कर देंगे हम। तो इसलिए वो सीन जरूरी था, तो हम लोग हंसी मजाक के बाद उन लाइनों पर भी हम लोग आ गए। थिएटर में ये है कि आपको रिस्पांस तुरंत मिल जाता है, चाहे वो लोगों को लग रहा है कि अरे रे इसका मुंह उतर रहा है, या बिजली चली गई, और फिर एकदम से लोगों के रिस्पांस अच्छा लगा, तालियों की गड़गड़ाहट जो है कलाकारों का मनोबल और वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। और फिल्मों में क्या है कि फिल्म रिलीज हुई, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन थिएटर में नहीं चली। यस। आप किससे ज्यादा रिलेट करते हैं, और आज भी थिएटर करते हैं क्या? मैं थिएटर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया मैं मुंबई आने के बाद, क्योंकि मुंबई में बात बन नहीं पाई, क्योंकि एक तो रोजगार ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप अपना एडवर्टाइजिंग और वो सब काम हम देखें, और क्योंकि थिएटर आपसे महीना 2 महीना मांगता है, तो बड़ा मन रहा सालों साल, मतलब 20-22 साल हो गए मुंबई में, लगातार हर साल यही रहा कि इस साल करूंगा, नहीं कर पाया, लेकिन मन तो है, बहुत मन है। अभी जैसे पीछे वेलकम जिंदगी वो देखने गया, और इतना जो आपको 1 मीटर दूरी पे जो मैजिक होता है ना, रंगमंच जादू है। बिल्कुल। अगर अच्छा नाटक खेला गया है और रिहर्सल अच्छी है, तो वो उससे बड़ा जादू हो नहीं सकता, उससे ज्यादा संतुष्टि नहीं मिल सकती है। मतलब सोचिए ना कि मैं वहां पर ऑडियंस में बैठकर इतना उत्साहित हो जाता हूँ, और कुर्सी को मतलब पकड़ लेता हूँ, और मतलब चहकने लगता हूँ, और बड़ा मोटिवेटेड फील करता हूँ मैं। तो सोचिए जो एक्टर्स कर रहे होते हैं टीम वाले, उनका तो कमाल ही होगा। बिल्कुल। अभी गाने का ब्रेक लेते हैं। हाँ, तो ये गाना पड़ोसन फिल्म का वो वाला गाना, एक चतुर नार करके सिंगार, तो वो जो उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन है उसके अंदर भी, गाने के लास्ट में किशोर कुमार और मन्ना डे, उनका जो उसके अंदर जो जुगलबंदी है, उसका कोई और सानी नहीं है। और आई एम श्योर वो म्यूजिक कंपोज करते हुए भी यही हुआ होगा, वो एक दूसरे के ऊपर उन्होंने जो बाण चलाए होंगे। जी चलिए सुनते हैं। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे लो, तेरे ले दो, तेरे ले ले। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, बरसा गग गरिता दरस ददप पर दरग कर ददप बाबा कर, चतुर नार करके सिंगार। धाम अयो धाम, अरे धाम 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 रोक, ब्रम ब्रम अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों सीधा, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्तंकिर तकतिरिगिर तकजम तकजम तकनम तकरम तत्तंकिर तकतिरिगिर तकतरि तदन तज्जनु तदनु तज्जिनि तदिनि तज्जनु तकित तरित दनत दनुत दिनित तकरिगिर तम तकरिगिर तम के बोतन चीर भी चक्कर धड़ के बोतन चीर भी चक्कर काले कुछ कुछ के कुछ कर, काले कुछ कुछ के कुछ कर, चीट के तोरे मन मत कर, चीट के तोरे मन मत कर, सब चले गए चितागुड़ चिटिंगी चितगुड़ कैसे कुछ काय कैसे कुछ काय कैसे कुछ काय।
हाय हाय जा रे खागा का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए। काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ। काला रे गारे ये गड़बड़ जे गारे ये सुर बदल गया। गारे ये हमको भटका दिया। गारे ये सुर की तरह जी ये सुर ये इन्ना आया है दो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी। ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी। जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 ओ केड़े ओ यार सीधे हो जा रे सीधे हो जा रे सीधे हो जा। बारी चंदनिया बार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी। करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी। अरे देखी तेरी चतुराई। ये मेरे गड़बड़। अरे देखी तेरी चतुराई। मेरे भटकाया। तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े ये घोड़ा बोला। नी घोड़े ये गाली दिया। अरे देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार करके नार घोड़े तेरे एक चतुर नार। एक्टिंग के अलावा और क्या शौक हैं आपके गजराज जी? एनीथिंग जो आपको, ये तो पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, लेकिन जब फुर्सत के लम्हे होते हैं तो उन पलों को कैसे जीना चाहते हैं आप? क्या करते हैं? किताब पढ़ता हूँ मैं, किताबें पढ़ने का शौक है और मैं पुरानी किताबें रिविजिट करने मुझे अच्छा लगता है। और हर बार जब मैं पढ़ता हूँ, जैसे परसाई जी को पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है यार पिछली बार ये लाइन तो मैं भूल गया था। मैं ये थी क्या लाइन इसके अंदर। हमेशा ऐसा लगता है, पता नहीं औरों के साथ होता है कि नहीं होता है। मुझे हमेशा साल 2 साल में जब मैं रिविजिट करता हूँ कुछ किताब, मंटो को मैं रिविजिट करता हूँ, अमृतलाल नागर जी को, प्रेमचंद को, तो मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है, कुछ ना कुछ मजेदार मिलता है। और जो भी अभी के जो लेखक हैं, दिव्य प्रकाश दुबे और ये तमाम लोग, उनके किताबें जब हाथ आती हैं, हाथ लगती हैं, या अंग्रेजी कोई सजेस्ट करता है नॉन फिक्शन बायोग्राफीज। अभी जैसे ये दुलत साहब की किताब है जो स्पाई मास्टर, उससे 2-4 हूँ अभी। हिंदी वाली मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी वाले में क्योंकि क्या होता है कि मुझे कई बार अभी भी डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ, या बच्चों से पूछ लेता हूँ, तो उनके पास ज्यादा नॉलेज है मुझसे। तो बच्चों की बात आई तो मैं पूछूं आपसे, कितने बच्चे हैं और उनके साथ कैसे वक्त बिताते हैं? ये तो फिर आपका वक्त आपके साथ रहा जब आप किताबें पढ़ते हैं। परिवार की बात करूं तो उनके साथ 2 बेटे हैं मेरे। बड़ा बेटा जो है वो डिजाइन का कोर्स किया है उन्होंने और उसी में ही आगे बढ़ रहे हैं वो, और छोटा बेटा अभी 10वीं क्लास में। अच्छा। तो अगेन मुझे लगता है जो मैंने अपने पिता से सीखा, पहली चीज कि मेरे पिता ने कभी, बाबूजी ने कभी मुझे पनिश नहीं किया, हाथ नहीं उठाया। पता नहीं क्या, तो एक सीख थी उनकी कि जबकि वो बड़े देहात से निकल कर आए थे वो, और हम लोग जिस माहौल में दिल्ली में रहते थे वो बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस वाला एरिया था, मोहल्ला था, बड़ी चीख चिल्लाहटें वहां पर शाम होते होते सुनाई देती थी।
नहीं, हफ्ते में 1-2 बार, कि हाथ छोड़ना, पति और पिता अगर आप हैं तो हाथ छोड़ते थे। लेकिन मेरे घर में मैंने ये चीज बड़ी नोटिस की हमेशा कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे। वो अच्छे पति भी थे, लड़ाई करते थे ये लोग, मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते थे, कई बार होते थे और बड़े चरम पर जाते थे, लेकिन वो वाक्यवीर थे। वो लोग आपस में एक दूसरे को ताने मारते थे, उल्हाने देते थे, खाना वाना एक टाइम का स्किप करते थे, लेकिन वायलेंट कभी नहीं। फिजिकल वायलेंस में पिताजी को मैंने नहीं देखा, और बच्चों के साथ भी ऐसा था। हाँ, हमारी माँ चूंटियां भर देती थी चूटियां भर देती थी। हाँ, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन हाँ। पिताजी ने मुझे कभी हाथ नहीं उठाया। तो वो एक इनडायरेक्ट सीख थी जो मैं अपने बच्चों के साथ, मैं और मेरी पत्नी, हम लोग कोशिश करते हैं शुरू से ही। तो दोस्ताना माहौल रहा है घर। इसका मतलब कि जो आपके निजी जीवन में जो आप पिता हैं, वो सत्य प्रेम की कथा वाले ज्यादा है, ना कि बधाई हो वाले। कह सकते हैं, कह सकते है ना? हैं। Friendly तो father। ये लकीली और ईश्वर की दया से दोनों बच्चे भी उतने ही सुसंस्कृत हैं और चीजों को समझते हैं, और परिवार की जो हमारी यूनिट है उसके लिए जो होता है, बन सकता है, वो सभी लोग करते हैं। कि जैसे मेरा बड़ा बेटा है, उसको खाना बनाने का शौक है, तो वो अक्सर महीने 2 महीने में खाना बनाता है, और वो एक इवेंट रहता है कि इसने क्या बनाया। कभी वो नॉन वेजिटेरियन खाना बनाएगा, कभी वेजिटेरियन बनाएगा। और आप क्या पसंद करते हैं? मैं पहले तो नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत ज्यादा खाता था। मैं शादी होने के बाद, मेरी पत्नी वेजिटेरियन है, तो उन्होंने मुझे भ्रष्ट कर दिया। नहीं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी तरह की पाबंदी लगाई। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि शुरुआत के दौर में वो अंडे वगैरह बच्चों को बना के खुद देती थी, अभी भी देती हैं, जबकि मछली से उनको परहेज है, फिश की खुशबू उनको नहीं बर्दाश्त है। लेकिन इन सालों में ये हुआ है कि मेरा मोह नॉन वेजिटेरियन खाने से पिछले कुछ सालों में कम होता चला गया है। तो कभी कभार मैं खा लेता हूँ, और उससे क्या होता है कि होटल में जब जाते हैं हम लोग, तो कम से कम 2 वेजिटेरियन का शेयरिंग हो जाता है। कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है, इन्हू पुछना है इको ही सवाल। ओ दस दे कुवारियां है किस दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। इन्हें भी नखरे तू करी ना सोनिए, इन्हें भी नखरे तू करी ना सोनिए, दिल मेरा तेरे लिए धड़के नी। अज फिर किथे, अज फिर किथे, अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के। अज फिर किथे चली है मोरनी बन के, मोरनी बन के। संडे तो लेके सैटरडे तक, संडे तो लेके सैटरडे तक, घर पे बेट तेरी खटके नी। अज फिर किथे, अज फिर किथे, अज फिर किथे
के। पिछले 15-20 सालों से आप काम कर रहे हैं, व्यस्त रहते हैं, तो बच्चे बड़े हो रहे होंगे, तो कभी ये लगता है कि मैं बाहर था या शूटिंग की वजह से अभी भी मुझे इंतजार करना पड़ा, आप बहुत व्यस्त थे, वक्त नहीं मिलता, तो कभी बच्चों को ऐसा लगा कि पापा नहीं है घर पे और उनको होना चाहिए था, चाहे वो पेरेंट्स टीचर्स मीट हो या कोई ऐसा ओकेजन हो, उनका बर्थडे हो, या आप नहीं, पर वो अक्सर तो मैनेज हो जाता था। हाँ, मतलब ये कह सकते हो कि मेरा बड़े बेटे का जो बचपन है वो मैंने बहुत मिस किया। उसका जो शुरुआती 10 साल कह सकते हैं, वो मैंने बहुत नजदीक से नहीं देख पाया। उसकी पूरी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर थी, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष वाले दिन थे, बहुत ज्यादा शुरुआती दिनों में। और जैसे वो बड़े बेटे ने शुरुआत में बाल रंगमंच में हिस्सा लिया था, M.F. हुसैन के जीवन पर एक नाटक किया था नादिरा बब्बर जी ने, उसमें उसने काम किया था, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण शोज हुए, वो मैं नहीं देख पाया। उसका मुझे अफसोस रहेगा काम की वजह से, लेकिन अब वैसा नहीं होता। और फिर उसके बाद से मैंने करना ये शुरू किया कि जो मैं आउटडोर शूटिंग में मैं ऐसा प्लान कर लेता था, अगर मेरे एड फिल्म का हो रहा है अपने मेरी खुद की कंपनी का, तो उसमें सहूलियत हो जाती थी कि मैं परिवार को अपने साथ उस प्रदेश में या दूसरे देश में अगर हो रहा है तो उनको साथ में मैं वो वेकेशन क्लब कर लेता था। बहुत बढ़िया। तो ऐसा बहुत बार हुआ और अभी भी होता है। अभी भी ऐसा कई बार हुआ है कि जहां पर मुझे लग रहा है कि मैं इस शूटिंग में बिजी हूँ या नहीं हो पा रहा है, तो परिवार शूटिंग खत्म होने के बाद पहुंच जाएगा वहां पे, तो उस तरह से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। गजराज जी को कौन सी बात अपसेट करती है लोगों की? आसपास ऐसे लोग होते हैं? अपसेट करती है बहुत सारी चीजें। इंसान है तो इंसान तो अपसेट होने के लिए तैयार रहता है हमेशा। मुझे ज्यादा अपसेट करती है बातें जहां पर दो रंगा हिपोक्रेसी थोड़ा सा मुझे तकलीफ देती है, कि जहां पर मेरा व्यवहार एक जैसा है और सामने वाले का व्यवहार में कुछ मुझे अंतर नजर आता है, तो वो मुझे तकलीफ देती है। और टालना, कोई टाले अगर, तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। मैं कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे प्रोफेशनल उसके अंदर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टाइम बाउंड ले लूं, सामने वाले को मैं बता के रखूंगी मैं अभी यहाँ पर हूँ, इतने दिनों बाद मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ पाऊंगा, ताकि मेरी वजह से किसी का काम रुके ना। उसके अंदर तत्परता दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। एक शेर है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसी कोई ख्वाहिश बाकी है जो आपको लगता है कि काश ये पूरी हो जाए, आप चाहते हैं कि अब भी ये नहीं हुआ है और यू स्टिल वांटिंग दैट? रंगमंच दोबारा करने का मेरा बड़ा मन है। वो थिएटर, क्योंकि वो जब भी मैं ऑडिटोरियम में जाता हूँ और वो जो एक इंस्टेंट आपको लोगों के रिएक्शन, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को जज करना चाहता हूँ दोबारा से। एक उस डर भी लगता है, ऐसा नहीं कि भय नहीं लगता है, भय लगता है, घबराहट होती है कि करूंगा और अगर पसंद नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन फिर मैं अपने आप को उस रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करता हूँ, ट्राई करता हूँ, और नहीं पसंद आया तो नहीं करूंगा। कोई ऐसे कलाकार जिनके साथ आपको लगता है कि काश मुझे काम करने का मौका मिले, अभिनेत्री या अभिनेता? अगेन अनगिनत लोग हैं, कितने सारे टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड लोग हैं आसपास। किसी एक का नाम लो तो दूसरा खफा हो जाए। लेकिन जैसे काश मुझे मौका मिलता अमोल पालेकर साहब के साथ काम करने का, या नाना पाटेकर के साथ काम करने का, या शबाना जी के साथ स्क्रीन टाइम शेयर करने का, या नसीर भाई के साथ मौका मिले, पंकज कपूर साहब के साथ मौका मिले। क्या बारीक काम करते हैं ये लोग, कितना बढ़िया काम करते हैं। वेब सीरीज बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन कई वेब सीरीज में भाषा को लेके मुझे तो बहुत दिक्कत होती है एज अ दर्शक। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्योरिस्ट मैं नहीं हूँ उस सेंस में कि मैं बोलूँ कि नहीं ये मुझे नहीं भा रहा है तो ये गलत है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है अगेन वही कि दूसरा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे रह रहा है, अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, अगर कहानी की डिमांड है, स्टोरी अगर वैसी है, जैसे बैंडेड क्वीन है, बैंडेड क्वीन में जो गालियां थी वो तो खैर तो उसकी तो सोचे ना, लेकिन मुझे जहां पे वो जबरदस्ती ऐसा लगे कि जैसे अगेन हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे बड़ी इलायची की, तेज पत्ता की, धनिया की। अब आप सोचिए कि ऐसी आपके पास बिरयानी आए जिसके अंदर एक लेग पीस है और 15 बड़ी इलायचियां हैं, तो क्या खाएंगे? तो उसका स्वाद रहना चाहिए, उसकी खुशबू रहनी चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं, वो जो कैरेक्टर है, वो जो मिलियो है, लेकिन मुझे लगता है अभी शायद ये कहीं पर एक टीआरपी का खेल बन गया है। शायद ऐसा होता होगा कि एक जैसे होता ना कि डायलॉग में या स्क्रिप्ट में इमोशन नहीं आ रहा है या ह्यूमर नहीं आ रहा है, थोड़ा ह्यूमर डालते हैं, तो शायद अब ऐसा होता होगा यार 3 सीन हो गए, गाली नहीं आई है, थोड़ा गाली डालो। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे वो उस चीज से थोड़ा परहेज है। मुझे लगता है कि अब निजी जीवन में भी हम, ऐसा नहीं कि मैं गालियों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं करता हूं,
लेकिन वो बहुत क्लोज नेट लोग होते हैं, उनके बीच में होता है, मित्रों के साथ होता है। और अगेन गालियां अलंकार के तौर पे यूज होती हैं, वो किसी को आहत ठेस करने पहुंचाने के के लिए नहीं बिल्कुल। की जाती हैं। तो अगर वैसे है बाय द वे निकल कर आ जाए तो ठीक है। अगेन रंजीत भाई के नाटकों में भी एक आध बार इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन वो शब्द इतना आधा अधूरा आता था कि सामने वाले को पता भी चल जाए, और ना गाली का जो एक गरिष्ठता जो होती है ना, वो पचती नहीं है, मुझे नहीं पचती। मतलब लेकिन अगेन वही है कि दर्शक उस चीज को समझते हैं, दर्शकों को पता है और वो नकार देते हैं। मुझे लगता है वो नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली गालियां होंगी या एक्सपोजर होगा, है ना, जिसको कम कपड़े में अगर आप नायिका को दिखाएंगे तो चले, ऐसा नहीं है। ऐसा कई बार साबित हो चुका है कि खाली भद्देपन से आपका प्रोजेक्ट या आपकी फिल्म हिट हो जाएगी, ऐसा तो ये नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। ऐसा हो चुका है, सिनेमा हॉल में पिक्चरें लुढ़क जाती हैं दूसरे दिन, तीसरे दिन। बिल्कुल बिल्कुल। नई पीढ़ी जो इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती है, उन कलाकारों को आप क्या कहेंगे? पहली चीज तो खाली इस शौक में मत आ जाइए कि सब लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सभी लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि 25 साल 30 साल पहले जैसे सब डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे, उसी तरह से हो गया कि एक्टर बन जाते हैं सब लोग। आपके अंदर पहले देखिए, पहले थोड़ा ट्रेनिंग कर लीजिए, थोड़ा हो सके तो कोई देश और विदेश में जो स्कूल हैं वहां करिए, आप थिएटर कर लीजिए, आप 6 महीना साल भर एमेच्योर थिएटर कीजिए और देखिए कि आपके अंदर कितनी कला है, कैसा है, और उसके बाद आप फील्ड में आइए। और आइए तो फिर उसके बाद समय दीजिए अपने आप को, लंबा समय है, क्योंकि इसके अंदर आपका टैलेंट है, कला है और डेस्टिनी है। किस्मत बहुत बड़ा रोल अदा करती है, लेकिन खाली किस्मत नहीं करती है। किस्मत है, बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किस्मत है वो मछली पकड़ने वाला कांटा है, लेकिन वो कांटा आप स्विमिंग पूल में डालोगे तो मछली नहीं आएगी उसमें। उसके लिए जहां मछलियां होती हैं वहां पर आपको डाल के बैठना पड़ेगा। क्या बात है। आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में कुछ बताएंगे? एक ओटीटी का शो है, 2 वो आ रहे हैं, 2 अलग अलग नेटवर्क पे। एक है ग्रामीण परिवेश पे है, दोपहिया, वो आने वाला है, 2-4 महीने में आना चाहिए। और एक डब्बा काटल है जो थोड़ा सा जिसमें क्राइम है, और वो भी अगले साल तक पहुंचेगा वो। और 2 फिल्में हैं मैंने की हैं, लेकिन अभी वो क्योंकि प्रोडक्शन स्टेज पर हैं, एडिटिंग चल रही है। और आजकल क्या होता है कि बड़ी पाबंदियां लगाते हैं कलाकारों पे, कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवाते हैं कि आप नाम नहीं बताएंगे और वो सब। तो मेरा मन तो बड़ा कर रहा है बता दूं मैं श्रोताओं को कि मैं कितने कमाल की एक पिक्चर में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ जो हैं वो कानूनी बंधे हुए हैं। उसमें बंधे हुए हैं। तो मैं ठाकुर हूँ अभी। बहुत आनंद आया आपसे बात करके गजराज जी, और आपकी आने वाली फिल्में हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे उसका, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य की जो योजनाएं हैं उसके बहुत लिए शुक्रिया। और फिल्मों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। चढ़दी जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी, गोरा गोरा रंग करे मुंडियां नू तंग नी। गोरे हत्थां विच नी, गोरे हत्थां विच, गोरे हत्थां विच लाल चूड़ा छणके मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले हाय नी, जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। काला सूट काला तिल मुखड़े ते जचदा, नजर ना लगे तेनू बचा के बीबी रखदा। काला सूट काला तिल मुखड़े ते जचदा, नजर ना लगे तेनू बचा के बीबी रखदा। इशारे कर दे, इशारे कर दे, इशारे कर दे ने मुंडे डर डर के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले हाय नी, जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने। जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने।
ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਛੇ 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 ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ तो दोस्तों, ये था आज का बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अभिनेता गजराज राव से राजश्री त्रिवेदी की ये फिल्मी गपशप। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज अरे पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज